नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। असल में एक साइंटिस्टों की टीम रोपड़ आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्टों की टीम सतलज के पानी में रिवर के सैंड का जब विश्लेषण कर रही थी तो उसे उस सैंड में एक रेयर अर्थ मेटल मिला जिसको कहा जाता है टैंटलम। जैसा कि मैंने मार्क कर दिया है हाइलाइटर से, टैंटलम पीरियाडिक टेबल में 5th ग्रुप और 6th पीरियड का एलिमेंट है। हैवी मेटल के अंडर में आता है। 73 इसका एटॉमिक नंबर है और 181 इसका मास नंबर है। अब इसकी डिस्कवरी जो है स्विस केमिस्ट गुस्ताफ एक्नबर्ग ने किया था 1802 में, लेकिन इसको मान्यता मिली बाद में चल करके 1866 में चार्ल्स गैलिशार्ड ने इसको मान्यता दोबारा जब डिस्कवरी किया तब फिर मान्यता मिली। इसका नाम जो है वो ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर हैं टैंटलस, जो एक बहुत ही रिच लेकिन बहुत ही दुष्ट टाइप का व्यक्ति था। इसके नाम पर इसका नाम टैंटलम रखा गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले जान लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये पहली बात तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन और रीनियम का होता है। बाकी सब के मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होते हैं, 3017 डिग्री सेल्सियस। और बिलो 150 डिग्री सेल्सियस तो ये बिल्कुल भी किसी से रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ HF या हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को छोड़ करके, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बहुत ही रिएक्टिव होता है। इसी से रिएक्शन करता है, बाकी और किसी से रिएक्शन नहीं करता। बस इसी वजह से बहुत ही विशिष्ट हो जाता है। इसका यूज क्या होता है जरा से ये भी जानिए। तो इसका यूज वास्तव में कैपेसिटर बनाने में होता है, डिजिटल डिवाइस चिप वगैरह में काम आता है। जितने भी डिजिटल डिवाइस होते हैं उसमें कैपेसिटर का काम होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जो है ये वरदान है। अगर ये मिलता है हमारे लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा वो होगा, लाभ होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के क्षेत्र में। अब यहाँ कुछ सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो मिला हुआ है, ये जो मिला हुआ है, अच्छा एक बात और है कि टैंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल बन जाता है। और इससे जो है ये कहाँ यूज किया जाता है? कटिंग एजेज में, काटने में, डायमंड वगैरह को तराशने में काम किया जाता है। कटिंग टूल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये इसके कुछ यूज। अच्छा, अब एक चीज़ और है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्ट हैं जिनका हेडशिप किसने किया था? हेडशिप किया था डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आईआईटी रोपड़ की। उन्हीं की हेडशिप में ये चल रहा था रिसर्च और उन्होंने खोजा है। लेकिन अब यहाँ अभी ये देखना बाकी है कि रोपड़ के उस सैंड में जो टैंटलम मिल रहा है, क्या हम उसको हार्नेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कितना उसका कॉस्ट कितनी आएगी? पहली बात। दूसरी बात, ये जो आ रहा है क्या ये अस्थाई है या अस्थाई? अस्थाई और अस्थाई का क्या मतलब है हमारा? तो अस्थाई और अस्थाई का मतलब सिर्फ इतने है कि अगर किसी स्रोत से आ रहा होगा, सतलज रिवर में,
तब तो अस्थाई है, क्योंकि स्रोत लंबे समय तक ही हो सकता है। हिमालय में कोई स्रोत टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने की वजह से जमीन के नीचे से निकल आई हो, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर होती रहती हैं ना। लेकिन अगर ये अस्थाई स्रोत है, स्थाई है, मतलब स्रोत कहीं जमीन के नीचे का है तो ठीक है। लेकिन अगर जमीन के नीचे का नहीं है, कहीं से ऐसे ही आया, या किसी फैक्ट्री का जो वो होता है, मलबा होता है, उसमें बह करके आ रहा हो कचरा, क्योंकि सतलज का जो बेसिन है, जहाँ से कैचमेंट एरिया है, जहाँ से पानी आता है सतलज रिवर में, वहाँ आसपास कुछ चाइनीज फैक्ट्रियाँ हैं, तिब्बत से निकलती हैं, और उनका कचरा उसमें आता है। इन नदियों में आसपास के एरिया में फेंका जाता है कचरा, तो हो सकता है वहीं कहीं से बह करके आ रहा हूँ। अभी इस पर फर्दर रिसर्च होना बाकी है। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा बून होगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में हम टेंटलम के बहुत बड़े जो हैं वो बन जाए, हार्नेस करने वाले, निकालने वाले बन जाए, प्रोड्यूसर बन जाए। अगर नहीं होता है ऐसा, तो फिर तो इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व हमारे लिए नहीं होगा। सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए ठीक है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्रोत अस्थाई होगा, ज़मीन के नीचे का होगा कोई, और इंडिया के हाथ लगा होगा। अब बाकी भाई भगवान जाने, फर्दर रिसर्च जाने। फर्दर रिसर्च में जैसा भी निकल करके आएगा वैसा होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।